हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से नीट एग्ज़ाम में पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हम हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जाकर भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में किस जगह से लिया गया है, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स हैं वो बाहर से पढ़ने हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर देखना स्टार्ट करते हैं। हम हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो नीट 2020 में आया था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से हार्मोन का जो लेवल बोला गया है जो ओव्यूलेशन कराता है, मतलब ओवम को रिलीज कराता है, किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। इसमें बाकी जो ऑप्शन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 50 पर जाना पड़ेगा और आपको इस पेज पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, या तो आप इसकी थ्योरी को अच्छे से याद करिए या इस डायग्राम के बारे में आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए, सबसे ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स दिए हुए हैं और एक तरफ ये ओवेरियन हार्मोन्स लेवल दिए हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जो ओव्यूलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है। ठीक है, ये जो डे है 14th डे पर। तो इस पर आप देखिए जो एफएसएच है रेड कलर की लाइन से है, ये एकदम से इसका लेवल जो है वो बढ़ गया है। ऐसे ही एलएच है, ये ब्लू कलर की लाइन से है, इसका भी लेवल एकदम जो है वो बढ़ गया है। और आप नीचे आके देखेंगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी है एकदम से बढ़ गया है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होता है कि एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन, इन तीनों का लेवल जो होता है वो बढ़ता है। तो अब आप देखिए ऑप्शन में वहाँ पर दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये बात हो गई गलत क्योंकि लो कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, फिर एक दी है लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, जबकि आपको अभी पता था एलएच ज़्यादा होती है, एफएसएच भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन भी गलत और थर्ड भी गलत। लास्ट दिया है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ये बात सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ओव्यूलेशन के टाइम पर ये जो तीनों हैं एलएच, एफएसएच और ईस्ट्रोजन, इनका लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि मियोटिक डिवीजन जो होता है सेकेंडरी oocyte का, वो कंप्लीट कब होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप एनसीईआरटी में जब पेज नंबर 51 पर जाएंगे तो ये जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म, यहाँ से लेके जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा और है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा का हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG। दूसरा आप देखिएगा जोना पेलोसिडा, इसका हो जाएगा लेयर ऑफ ओवम। तीसरा है बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और दे रखा है लेडिक सेल, तो इसका हो जाएगा एंड्रोजन। जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एक दे रखा है यहाँ पे देखो जोना पेलुसिडा, ठीक है, तो लेयर ऑफ ओवम। तो आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 51 पर जाएंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ किसकी है? ओवम की। इसके बाद एक ऑप्शन आप देखिए जो प्लेसेंटा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा क्या है? आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स को। इसमें एक लिखा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, इसके अलावा एक आपको बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का मिला था, वो किस काम में आता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और एक ऑप्शन मिला था आपको लेडिक सेल वाला, तो देखिए वहाँ पे दे रखा था एंड्रोजन। तो इस तरीके से जो हमारा मैच होगा उस क्वेश्चन में, तो आपको पता लग गया प्लेसेंटा का ये जोना पेलुसिडा का लेयर ऑफ ओवम, बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, इसका एंडोजन्स। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब 12 वीक खत्म हो जाते हैं, कहने का मतलब पहला ट्राइमेस्टर जब हो जाता है खत्म,
प्रेगनेंसी में फीमेल के, तो इनमें से क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है फीटस में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 54 पर, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हैप्लॉइड सेल्स का ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में सबसे पहले पेज नंबर 49 पर ही चले जाइए। 49 पेज नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए जैसे स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ओगोनिया भी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। जब इनमें माइटोसिस के द्वारा डिफरेंशिएशन हुआ तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होती हैं। अब आप देखिए मियोटिक डिवीजन है। अब आप खुद सोचना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें जो प्लॉइडी होती है वो हाफ हो जाती है। अब आप खुद सोचिए अगर ये हैप्लॉइड होते तो इनकी प्लॉइडी क्या हो जाती, NY2 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से ये क्या है, डिप्लॉइड होती हैं। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हो गया तो उनकी प्लॉइडी क्या हो गई, हाफ हो गई। हाफ होने का मतलब हैप्लॉइड हो गए। तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट कैसी है, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो होता है माइटोसिस की तरह होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें प्लॉइडी का नंबर हाफ नहीं होता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड है और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड है। से ही ओगोनिया में जब आप जाएंगे तो ओगोनिया डिप्लॉइड हो गई, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड हो गई, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte जो है और फर्स्ट पोलर बॉडी ये दोनों क्या हो गए, हैप्लॉइड। ओवम भी हैप्लॉइड और सेकंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या दे रखा है, पहले में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम। तो आप देखिए ये ओवम हो गया, ये भी हैप्लॉइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड है। और इस क्वेश्चन के और एक्सप्लेनेशन के लिए आप पेज नंबर 47 पर जाइए। यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ से बाकी सब इन्होंने बताया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में इन्होंने बताया मियोसिस में जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से इन्होंने क्लियरली आके बोल दिया कि हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड, इसको क्या इन्होंने बोला है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन्होंने क्या बता दी, हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर 47 को पढ़ेंगे और 48 पर ये ओगोनिया में भी जाकर आप पढ़ेंगे, आपको ये यहाँ से देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिल जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है स्पर्म सेल्स का, क्या होता है कि वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है और कैसे आगे उनका सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जब आप NCERT में पेज नंबर 43 पर जाएंगे तो 43 पर आपको यहाँ से जब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इससे वो कहाँ जाती हैं, रेटी टेस्टिस में, और खुलती कहाँ है जाके, बासा इफ्रेंसिया में। ठीक है, तो सबसे पहले पे हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर उसके बाद सेमिनल वेजाइकल और फिर यूरेथ्रा में जाके खुल जाती है। ठीक है, और एंड में क्या है, उसकी ओपनिंग पर पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। इसके थ्रू जो होता है वो बॉडी से स्पर्म जो होता है बाहर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब एक स्पर्म इसकी जो मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है के बाद क्या होता है, जो एक्रोजोम होता है वो इसकी जो मेम्ब्रेन को एक तरीके से डिजोल्व करने का काम करता है, जिससे कि जो स्पर्म है अंदर एंटर कर सके, क्योंकि उसको फाइनली करना तो ओवम से फ्यूज है ना। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि जब ये इस मेम्ब्रेन से जाके अटैच हुआ है, तो जब ये अटैच हो गया और उसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेज आए जिससे कि और वो स्पर्म को अंदर एंटर ना करवा सके, तो उस टाइम क्या होता है कि अंदर क्या होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, उस समय सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte में उसी टाइम, कहने का मतलब है जब सिर्फ स्पर्म उसकी मेम्ब्रेन से आकर अटैच हुआ है तो उस टाइम क्या होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और बनता क्या है कंप्लीट होने से, सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम या ऊटिड। अब देखिए
स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ओवम भी अब हैप्लॉइड हो गया, तो बाद में इनमें फ्यूजन हो जाता है, तब उसको कहा जाता है जब स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो उस चीज़ को फाइनली बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन हुआ क्या, जो सेकंड पोलर बॉडी कब बनी, सेकंड पोलर बॉडी बनी फर्टिलाइजेशन से पहले। कहने का मतलब है जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और ओवम का या ऊटेड का जो न्यूक्लियस है, उनके मिलने से पहले, कब, जब ये जो स्पर्म है इसकी मेम्ब्रेन से अटैच हो गया, तभी तो सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन से हमारे नीट 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू होते हैं। तो आपको पता है हम नीट 2018 से क्वेश्चन की जो काउंटिंग है वो 1 से रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन जो होते हैं वो कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको NCERT में जाना पड़ेगा पेज नंबर 53 पर, और 53 पर आप देखिए प्लेसेंटा also act as an endocrine tissue and produces several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen and progesterone। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि आपको स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। जब आप NCERT में पेज नंबर 47 पर जाएंगे तो इसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि इसमें लिखा है जो स्पर्मेटेट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो स्पर्म के जो हेड हैं वो काई में धंस जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में, और फिर फाइनली रिलीज्ड हो जाते हैं किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो अब आप ये देखिए उस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड। तो आपको मालूम है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। और जबकि स्पर्मिएशन में भी आपने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजोआ आज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही बात है, अभी आपने पढ़ा था कि जो सर्टोली सेल्स में जाके जो स्पर्म के हेड होते हैं वो धंस जाते हैं, उसके बाद रिलीज हो जाते हैं कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियोज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ये NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, आप फिलहाल बस इतना ही याद रखो कि जो एमनियन की लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनी हुई होती है एमनियन, जो मैमेलियन एम्ब्रियो में होती है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 53 पर, तो यहाँ से आप जब पढ़ेंगे इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दे रखा है NCERT में, लेकिन NCERT में इन्होंने डायरेक्टली ये लाइन नहीं दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मैच कराया गया है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है प्रोलिफरेटिव फेज, फिर सिक्रीटरी फेज, फिर मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, एंड मेंस्ट्रुएशन आपको मालूम है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 54 या जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम दे रखा है वहाँ पर जाएंगे तो देखिए फॉलिकुलर फेज़ को क्लियरली प्रोलिफरेटिव लिख रखा है, ल्यूटियल फेज़ को इन्होंने क्लियरली सिक्रीटरी फेज़ लिख रखा है, बाकी एक ऑप्शन आपका बचा है तो वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कैपासिटेशन अकर्स इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन जो है NCERT से नहीं आया है, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं कैपासिटेशन, कास्ट्रेशन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अलग से, मतलब इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उन नोट्स से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर के लिए आपको वो नोट्स आप उनको पढ़िए, एक क्वेश्चन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम पर ही इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो
इस क्वेश्चन का लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ना। ये आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिनोमेना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज नोन एज कैपेसिटेशन, मतलब कैपेसिटेशन की एक तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी, कैपेसिटेशन होता क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी आपसे बोला गया है कि स्पर्म का जो होता है ट्रांसपोर्ट होने का आपको पाथ बताना है, किस रास्ते से वो ट्रांसपोर्ट होता है। कहने का मतलब कहाँ से फॉर्म हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रेटिटेस्टिस, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, एपिडाइडिमिस और वास्ट डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पर जाएंगे तो पेज नंबर 43 पर आपको मिलेंगे सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वहाँ नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। उसके बाद इन्होंने दिया है रेटिटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास्ट डिफरेंस। जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से ये आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले है मॉन्स प्यूबिस, तो ये हो जाएगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, दूसरा दे रखा है इन्होंने एंट्रम, तो एंट्रम किसकी कैविटी को कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी को कहा जाता है। फिर इन्होंने दिया है ट्रोफैक्टोडर्म, तो ट्रोफैक्टोडर्म एक तरीके से ये लेयर जो होती है ट्रोफोब्लास्ट वाली, वहाँ से कुछ रिलेटेड है इसका, तो ट्रोफैक्टोडर्म का हो जाएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर लास्ट दिया है निवेन कर्ण, निवेन कर्ण कहा जाता है एक तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे हमें डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं हम, बस आपको शॉर्ट में इन चीज़ों को यहाँ से जल्दी से बताना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 46 पर, तो पेज नंबर 46 पर आपको देखने को मिलेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद अगले पेज पर देखिए पेज नंबर 49 पर, तो इन्होंने क्या बोला, जो टर्शियरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंजेस किसमें हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। और आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि ये टर्शियरी जो फॉलिकल है इसकी जो कैविटी है, ठीक है, ये जो कैविटी कौन सी जो अंदर आपको वाइट सी दिख रही है, इसको बोला इन्होंने एंट्रम। और आप ग्राफियन फॉलिकल में भी देखिए इसमें भी है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल का एंट्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि कुछ जो हार्मोन हैं जैसे कि HCl, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। जहां भी HCG, HPL ये आपको देखने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्लासेंटा डायरेक्टली हो ही जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप एनसीईआरटी में जाएंगे पेज नंबर 53 पर, तो आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे, प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जिसको HCG कहा जाता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL कहा जाता है, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो GnRH है, कहने का मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH की जो फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है वो किस हार्मोन की वजह से आता है, या किस हार्मोन के कंट्रोल में ये चीज़ चलती है, कि जैसे वो बढ़ा तो ये कम हुआ, इस तरीके से कंट्रोल करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में। ये जो डायग्राम जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट ऊपर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दे रखा है उसको आपको देखना पड़ेगा। इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो GnRH होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ये जब हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, जिससे कि वो किसको रिलीज करे, FSH को और LH को। ठीक है, अब होता क्या है, ये इनको सिक्रीट करवा देता है। ठीक है, GnRH। अब GnRH बढ़ेगा तो आपको क्लियर मालूम है LH और FSH भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही जो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जैसे ये लेवल बढ़ा, ये लेवल बढ़ा, जैसे ही ये लेवल बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से GnRH को इनहिबिट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब है GnRH इनके बढ़ने पर ये कम होना शुरू होगा। जब ये कम होना शुरू होगा तो एक तरीके से निगेटिव फीडबैक है, जब ये कम होगा तो LH भी कम होगा और FSH भी कम होगा। तो यही चीज़ चलती है, क्वेश्चन में भी आपसे यही चीज़ बोली गई थी कि जो GnRH की जो पल्स फ्रिक्वेंसी है वो जो चेंज होती है किन हार्मोन की वजह से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो आप बस इतना याद रखना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बढ़ेंगे तो इनको कम करना है FSH को और LH को, इन दोनों को इसको कम करना है। तो ये किसके थ्रू कर पाएगी,
GnRH के थ्रू, क्योंकि GnRH ही तो LH और FSH को रिलीज करवाता है। बस आप इतना याद रखो कि ये दोनों अगर बॉडी में बढ़े, इंक्रीज किया इन्होंने, तो ये क्या करेंगे, GnRH को ये इनहिबिट करने का काम करेंगे, मतलब इनको कम करने का काम करेंगे। ये कम होंगे तो FSH और LH जो होती हैं दोनों के दोनों कम हो जाएंगे फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको NCERT में इसी जगह से आपको ये सब देखना पड़ेगा, इस वाले डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम को आप जितना अच्छे से समझ लोगे तो आपका नीट एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन जरूर सही होगा। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार देखना, वीडियो को पॉज करके इसको आप पूरा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट में क्लियरली लाइन लिखी हुई है, राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH। ठीक है ना, जिससे कि GnRH को ये कम करेंगे तो ये FSH और LH भी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीसिबल ओनली इफ। तो कब होता है, ये होता है जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन है, अब तो NCERT में ये चीज़ चेंज होकर सिर्फ एम्पुलरी रीजन कर दिया गया है, तो उस जगह पर ओवम बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई स्पर्म आए और उससे फ्यूज़ करे। ठीक है, तो स्पर्म जो ओवम है, ओवम इंतजार कर रहा है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आए, किस जगह पर आए, एम्पुलरी रीजन पर आए। पहले की NCERT में एम्पुलरी इस्थमिक रीजन लिखा होता था, लेकिन अब की NCERT में सिर्फ एम्पुलरी रीजन दिया हुआ होता है। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन किसका, फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर ओवम जो होता है इंतजार कर रहा होता है स्पर्म आए, फ्यूज़ करे, और जिससे कि फिर बाद में एम्ब्रियो बने और इम्प्लांटेशन वगैरह वगैरह बाकी आगे की प्रोसेस हो सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको NCERT में जाना पड़ेगा पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन जब आप पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली आगे टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब की NCERT में सिर्फ एम्पुलरी रीजन दिया है, पहले की NCERT में दिया होता था एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जब आप NCERT में पेज नंबर 51 पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, जबकि वहाँ पर ऑप्शन में हमसे इनकरेक्ट पूछा था और वहाँ पर लिखा था डिक्रीज, जबकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया, आंसर नंबर ए। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है कि जो इनहिबिन है, इनहिबिन हार्मोन के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इनहिबिन जो है वो प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल से, जो ओवरी में होती हैं, और ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती हैं किसके सिक्रीशन को, FSH के सिक्रीशन को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली NCERT में नहीं मिलेगा, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना या देख लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और NCERT में जब आप जाएंगे पेज नंबर 51 पर आप ये पढ़ेंगे और पेज नंबर 52 पर आप थोड़ा सा ये पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जोना पेलुसिडा। ये भी डायरेक्टली NCERT में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डिक्रीज इन एस्ट्राडाइऑल। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप NCERT में एक तो इस डायग्राम में जो हार्मोन का लेवल है, बाकी आप इसके जो नेक्स्ट पेज है इसको जब आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज। तो ये भी NCERT में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। तो ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये आप देख लो, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होती हैं, इसके बारे में आप ये
वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आप ये देख लीजिए एक बार पॉज करके, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो गैमीटोजेनेसिस में वो क्या होती हैं, एक तरीके से डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें डिप्लॉयड होती हैं। तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जब आप NCERT में पेज नंबर जाएंगे 47 पर, तो 47 पर क्लियरली लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपासिटेशन रिफर्स टू चेंजेज इन द, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली NCERT से नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पूरा पढ़ना, आपकी ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यूट्रस। ये क्वेश्चन भी, ये लाइन भी NCERT में नहीं है। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पार्चुरेशन होता है, ठीक है, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। जब आप NCERT में पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाले टॉपिक पर जाएंगे तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन वाला। और प्रोलैक्टिन वाले ऑप्शन के लिए जब आप 11th क्लास की NCERT में पेज नंबर 332 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन जो है पार्चुरेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है, वो बच्चे की बर्थ के बाद क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होती हैं उनके ग्रोथ के लिए और उनमें मिल्क फॉर्मेशन हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो इस तरीके से पार्चुरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर बी। के बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है को जो यूरिनरी सिस्टम होता है ह्यूमन मेल में और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनकी जो टर्मिनल डक्ट होती है जो शेयर करती है, एक तरीके से मतलब दोनों में वो चीज़ मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर यूरेथ्रा। के आंसर के लिए जब आप NCERT में जाएंगे पेज नंबर 300, ये 11th क्लास की NCERT है, तो उसमें लाइन लिखी हुई है, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर टिल अ वॉलंटरी सिग्नल फ्रॉम CNS कैरीड आउट इट्स रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। को बोला जाता है मिक्चुरेशन की प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जब आप NCERT में देखेंगे पेज नंबर 43 पर, तो यहाँ क्लियरली लिखा है, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि जो मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम है उसका मेन फंक्शन है किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रोजेस्ट्रॉन। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जब आप NCERT में पेज नंबर 51 पर जाएंगे तो पेज नंबर 51 पर क्लियरली लिखा है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जो डिस्क्राइब करता हो गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी के लिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हाई लेवल ऑफ SCG। SCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से NCERT में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप पेज नंबर 53 पर जाएंगे तो पेज नंबर 53 पर आप जब यहाँ से इसको पढ़ेंगे यहाँ तक, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो मैंने आपको दिया है, इसको आप पूरा पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है स्पर्म फॉर्मेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट में भी पहले प्राइमरी से स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। जब आप NCERT में पेज नंबर 49 पर जाएंगे तो पेज नंबर 49 पर आपको क्लियरली सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट हो गए, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक नहीं दिया है, उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है प्लासेंटा का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इसके अलावा आप ऑप्शन देखिए, सिक्रीट ईस्ट्रोजन, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, और फर्स्ट वाला ऑप्शन। जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर जाएंगे 53 पर, तो पेज नंबर 53 पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो प्लेसेंटा है, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन आपका। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। एक ऑप्शन आपका ये हो गया। तो एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा कि प्लेसेंटा जो है ईस्ट्रोजेंस को सिक्रीट करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो ए है और वी है, इनमें से आप पहले तो इसको पहचानो और उसके करेक्ट फंक्शन को लिखो। तो इसमें हमने देखा तो बी वाला जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है और ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पर जाएंगे तो पेज नंबर 49 पर आपको ये क्लियरली दिखा ये क्या चीज़ है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और जब आप पेज नंबर 51 पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है कि हमारी सोसाइटी में एक तरीके से जो फीमेल है, ठीक है, वीमेन है, उसको ही ब्लेम किया जाता है फीमेल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 52 पर जाएंगे, वहाँ पर आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। बाकी इस क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको जो मेंडल वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें आपको और ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वहाँ एक टॉपिक है पूरा अलग से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में बोला गया है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। मतलब जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ह्यूमंस में, वो किस चीज को रिलीज करने में ट्रिगर्स करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 पर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 54 पर क्लियरली लिखा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से नीट 2020 से लेकर नीट 2013 तक के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीडीएफ में नीट 2020 से लेकर AIPMT 1988 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके वहां पर अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं।